ओके। हाँ स्टूडेंट्स, सो आप सबको वो बोर्ड दिख रहा है और उसी बोर्ड में अभी हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो पहला लेक्चर आप लोगों ने कवर किया होगा तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम्स का यूज़ करके कैसे अलग अलग टेंशन हो गया, नॉर्मल्स हो गए, उनको फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशंस अगर मूविंग केसेस हैं तो उसमें डिफरेंट एक्सेलरेशंस कैसे फाइंड किया जाए, ये सब काम आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो पहला लेक्चर है उसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट कर रखा है, राइट? ओके, ठीक है। सो अब उसी पे बेस्ड अभी मतलब पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के दो ऐसे छोटपुट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको बोला गया कि भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है, M1 M2 दो मासेस से लटका दिए गए हैं रस्सी से सीलिंग से, ठीक है। और उनमें जो रस्सियाँ हैं वो खिंच जाएंगी, T1 T2 उनमें कुछ टेंशन होगा, वो टेंशन्स फाइंड आउट करने हैं, FBD बना के ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो भाई दोनों मासेस का बनाना है, तो चलो M1 के बारे में बताते हैं। M1 मास है और ये हो गया M2, ठीक है। M1 M2 मासेस, ठीक है। M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं? चलो पहले M2 बताओ, M2 पे कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं? टेंशन और ग्रेविटी। हाँ, और ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? नीचे M2G। नीचे M2G लगा देते हैं, तो नीचे हो गया M2G। और एक टेंशन लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। T1 लगेगा कि T2 लगेगा? T2। T2 लगेगा, ठीक है, ठीक है। M1 की बात करते हैं। M1 में चलो ग्रेविटी तो लगता ही है, तो वो फोर्स लगा लो M1G, क्योंकि ये M1 मास का है। उसके अलावा क्या लगेगा? T2। T2 किधर लगेगा? नीचे। T2 नीचे लगेगा, और T1 ऊपर लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखेंगे तो क्या कहोगे? इसका इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो जाएगा M2G प्लस T2 माइनस T1, नीचे के डायरेक्शन में हमने लिया है, और नीचे के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है? M1 का, तो आप बोलोगे 0 है, रुका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए M इंटू 0 0 हो जाएगा। और डायरेक्टली भी वैसे फोर्स बैलेंसिंग भी समझते हैं, चीज़ें रुकी हुई है तो फोर्स आपस में बैलेंस रहेगी। वैसे ही दूसरा इक्वेशन बना देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे M1G था, सॉरी, ये M2G लिख दिया मैंने, M1G, और ये M2G इक्वल्स टू T2। तो T2 की वैल्यू आ गई M2G, और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M1 प्लस M2G, इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं होगी, ये पुरानी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टफ नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये खाली एक तरीके से अभी हम लोग पेस में आ रहे हैं, मेन बात आज फ्रिक्शन की करनी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये सबको आता है, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किस चीज़ का? ये ब्लॉक जो है ये वेज पे रखा हुआ है, वेज फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ये अपनी जगह पे रहेगा कि नीचे खसकेगा? नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक का FBD बनाया पहले, सबसे पहले तो इस ब्लॉक की बात करते हैं। ये ब्लॉक हमने बना दिया, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो एक mg तो लगता ही है नीचे की ओर, बना देते हैं, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? नॉर्मल फोर्स लगेगा जो वेज इस ब्लॉक पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये n फोर्स हो गया, और ये दोनों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, फिर ये एंगल कितना होगा? सबसे पहले दो ही ऑप्शन हमको याद आते हैं, या तो अल्फ़ा होना चाहिए या 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ पॉसिबल है, तो हम लोग को चेक करना है कि अल्फ़ा है कि 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया n का डायरेक्शन, ये हो गया mg का डायरेक्शन। हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए, थीटा कह दिया फ़िलहाल तो, ठीक है। यहाँ से देखोगे
तो ये अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फा। अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा के बराबर है। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और क्या पता है हमको, क्या ये ब्लॉक स्टैटिक है? तो आपने बोला नहीं, ये स्टैटिक तो नहीं है, ये भाग रहा है। ये भाग रहा है कैसे? ये किसी एक्सेलरेशन से भाग रहा है, जिस एक्सेलरेशन के बारे में हमको पता लगाना है। तो हमको एक्सेलरेशन पता लगाना है एम का, वो यहीं से पता लगेगा। ठीक है, नॉर्मल और एक्सेलरेशन में क्या एंगल है? 90 डिग्री का, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। तो एक्सेलरेशन में नॉर्मल फोर्स का कोई रोल नहीं आएगा, mg का भी रोल नहीं आएगा, mg के किसी कंपोनेंट का रोल आने वाला है। ठीक है, किस कंपोनेंट का? तो mg के कंपोनेंट कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट हो गया ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे अल्फ़ा इधर है, जिधर अल्फ़ा है उधर कॉस, तो mg कॉस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, जिधर अल्फ़ा नहीं है उधर साइन अल्फ़ा, mg साइन अल्फ़ा इधर आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, सारे फोर्सेस हमने बना दिए, कंपोनेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम इस डायरेक्शन में, जो कि वेज का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, सो किधर गया ये ब्लैक? हाँ ठीक है। सो आप बोलोगे mg साइन अल्फ़ा, और कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में? नहीं है और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे mg साइन अल्फ़ा, ये टोटल फोर्सेस हो गए, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन में यही लग रखा है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास सिंपली आ गया g साइन अल्फ़ा। ठीक है, और क्या पूछा गया? फाइंड फोर्स बाय वेज ऑन द ब्लॉक। वेज ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? n फोर्स लगा रहा है, n फाइंड करना है। ठीक है, और n के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई सारे फोर्सेस पहले उसकी बात करते हैं, तो n और mg कॉस अल्फ़ा उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस mg कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये सारे फोर्सेस हो गए, और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं बचा। ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? ज़ीरो। ठीक है, तो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, n माइनस एम जी कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इससे n आ गया आपके पास mg कॉस अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, क्या पूछा गया था? फाइंड करना था फोर्स बाय वेज ऑन द ब्लॉक। तो वेज फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, कौन सा? n, उसकी वैल्यू आ गई mg कॉस अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, और क्या पूछा है? और पूछा है फाइंड फोर्स ऑन वेज बाय ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक अभी जो फाइंड किया है वो बाय वेज ऑन ब्लॉक है, अभी हमको फाइंड करना है ऑन वेज बाय ब्लॉक। तो कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल के बराबर ही तो होना चाहिए। कितना उतना ही होगा ना सर, नॉर्मल के। नॉर्मल के बराबर ही होगा। क्यों नॉर्मल के बराबर होगा? क्योंकि जितना फोर्स वो उसके ऊपर लगाएगा उतना ही वेज लगाएगा ब्लॉक के। बिल्कुल। सो थर्ड लॉ कहता है कि भाई जितना फोर्स वेज ब्लॉक में लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक वेज में लगाएगा। ठीक है, उस हिसाब से बोलेंगे कि जो फोर्थ है इसका भी आंसर n के बराबर ही होगा, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले निकाल रखा है। ठीक है, तो बस ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को एक तरीके से पिछले लेक्चर में कुछ कुछ इसका ग्लिम्स आप लोगों ने कवर किया होगा। तो ये हम लोग वापस उस मोड में आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है? फ्रिक्शन आपको समझ में आता है, जो सरफेसेस रफ होती हैं उनमें आप कहते हो कि फ्रिक्शन ज़्यादा है, जो स्मूथ होती है उसमें आप कहते हो फ्रिक्शन कम है, ये स्मूथ सरफेस है। और इसमें मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये वाला पिक्चर आप देख रहे हो, हाइलाइटर कहाँ गया वो? ये है ना, हाँ ठीक है। जैसे ये वाला पिक्चर आप देख रहे हो, तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए, इसमें क्या सिचुएशन है कि ये जो ब्लॉक है ये किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो रुका हुआ था। ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाया,
और बहुत हल्का सा पुश करने की कोशिश करते हो किसी भारी भरकम ऑब्जेक्ट को, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है, नहीं हिलता, पर आप तो फोर्स लगा रहे हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो पर भी वो नहीं हिल रहा, इसका मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। और अगर नेट फोर्स इस पर ज़ीरो है, इसका मतलब कोई और एक्स्ट्रा फोर्स एक डेवलप हो रही होगी जो कि आपके फोर्स को अपोज कर रही है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चलो ये बात तो ठीक है, अगर आप मान लो कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, ठीक है, और बॉडी जो है आगे की ओर भाग रहा होता, ठीक है, तो भी आप ये देखते हो कि थोड़ी देर बाद बॉडी स्लो होते होते रुक जाता है, उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो चलो अलग बात है। तो आप कहते हो कि इसका मतलब इस वेलोसिटी को रोकने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत है, तो ज़रूर ये फोर्स जो है ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस ज़मीन इस पे लगा रही होगी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स जो है इस पे लग रहा होगा, जिस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और उस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमको एक आइडिया होता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जैसा भी होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ज़रूर डिपेंड करता होगा नॉर्मल रिएक्शन पे। क्यों नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता होगा? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, आपको समझ में आता है, पर अगर इस ब्लॉक के ऊपर आप एक हाथी बिठा दो, ठीक है, मोटा ताज़ा हाथी, तो प्लास्टिक का हाथी हो गया, खिलौने वाला, ये भारी नहीं होता, पर आपने एक भारी हाथी बिठा दिया तो ये बहुत जल्दी रुक जाएगा। ज़मीन में आप देखोगे ज़मीन में स्क्रैचेस आ जाएंगी, ये मास जो ये ब्लॉक जो है ये बहुत जल्दी जाके रुक जाएगा। तो ऐसी कुछ बात हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी की है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एन के प्रोपोर्शनल होता है, कुछ ऐसी बात हम लोगों ने कर रखी है, और वही बात सॉर्ट ऑफ रिपीट कर रहे हैं, बट उसके भी आगे थोड़ी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो ये ब्लॉक जो है पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश की, ठीक है। जैसे सामने से कोई छोटा मोटा कुछ ब्लॉक, कोई चेयर स्लाइड होते हुए आ रहा था, आपने उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया, अभी वो रुका नहीं है, अभी वो चल ही रहा है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जो सेकंड केस है, ये जो केस दिख रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? राइट की लेफ्ट? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन? चलो ठीक है, वोटिंग लेते हैं, ठीक है, वोटिंग लेते हैं। मैं ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चैट में लिखो लेफ्ट राइट। चैट है ना सबके पास? यस सर। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा, आंसर जब राइट लिख देते हो तो आप बोलोगे, आप किसी को भी बोल सकते हो मेरा आंसर तो राइट था, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, ठीक है। तो RIGHT राइट, इधर वेज राइट हो जाता है, ओके। एनीवेज, तो आंसर कई लोग, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा होता, तब तो ऑब्वियस सी बात थी, थोड़ा देर पहले डिस्कस कर ही लिया कि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो फिर तो ये डायरेक्शन राइट की ओर ही होती, ठीक है। बट क्योंकि मैं एक फोर्स भी लगा रहा हूँ और डायरेक्शन उसके अपोजिट में वेलोसिटी की है, तो एक डाउट आ सकता है कि भाई इधर जैसे मैंने थोड़ा देर पहले फोर्स लगाया था, उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा था, तो मेरे फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या ये कहना सही है? नहीं, ये कहना सही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है भाई? जो ज़मीन है, सबसे पहले तो कौन लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स? ज़मीन लगा रहा है उस पर, ठीक है। ज़मीन को क्या पता है क्यों ज़मीन फोर्स लगा रहा है उस पर, जो भी रफनेस के कारण। ज़मीन का मकसद है कि मैं ये जो रिलेटिव मोशन है, दोनों ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक हो गया
और ये जो सरफेस हो गया, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है, मैं उसको ख़त्म कर दूं, ऐसा फ्रिक्शन चाहता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ज़मीन को जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में, तब जाके ब्लॉक रुकता। ठीक है, बट अगर आपने फोर्स इधर लगा दिया पर वेलोसिटी तो इधर ही है, आप फ्रिक्शन की एक तरीके से मदद कर रहे हो रोकने में, बट जब तक नहीं रुक जाती चीज़ तब तक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में ही लगेगा। या एक तरीके से बोल सकते हो, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट ही लगेगा। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका एक्सटर्नल फोर्सेस के से मैग्नीट्यूड से लेना देना है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो केवल दो सरफेसेस के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से और समझते हैं। ये एक केस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन ही मान लो। तो ये ट्रक खड़ी हुई है, ठीक है, और ट्रक के ऊपर एक बक्सा रखा हुआ है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस पेयर है वो रफ सरफेस है। ठीक है, तो ट्रक खड़ी हुई है, बक्सा इसके ऊपर रखा हुआ है, बक्सा ऑफ मास m। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वही क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ। तो ट्रक मूव कर रही है? नहीं, ट्रक खड़ी हुई है। तो फ्रिक्शन भी नहीं लगना चाहिए सर, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, कोई धक्का भी नहीं दे रहा है साइड से, यहाँ से कोई ऊपर खड़ा हो ये उसको साइड में धक्का दे रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो जब तक ये दोनों सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, आराम से बस रखा हुआ है ब्लॉक, तो काहे का फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि भाई इस केस में जो है फ्रिक्शन हो जाएगा ज़ीरो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्या करते हैं, चलो ठीक है, ये गाड़ी चली वगैरह रास्ते में चल रही है, आराम से रोड में चली जा रही है। ठीक है, हमारे इंडियन रोड नहीं है, नहीं तो गड्ढे आते और स्पीड मेंटेन नहीं रह पाती, पर ये कुछ अच्छी जगह का रोड है। ठीक है, या इंडिया के जो हाईवेज़ है उनमें से एक मान लो जो अच्छे हाईवेज़ हैं, और एक कांस्टेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में ये आराम से गाड़ी चली जा रही है। ठीक है, कौन चला रहा है इसको, ठीक है, दिशा गाड़ी चला रही है। ठीक है, गाड़ी को दिशा देने का काम दिशा को हमने सौंप दिया है, और कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को चला रही है, बढ़िया। ठीक है, ये बक्सा रखा हुआ है। अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। चलो ठीक है, चैट में लिख दो। ओके, चेतन कह रहा है ज़ीरो, बाकी सब कह रहे हैं राइट। चेतन एक्सप्लेनेशन देंगे। सर मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना ट्रक का, तो अब जैसे ट्रक के रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो उस पर कोई सुडो फोर्स भी नहीं लगेगा सर। सुडो फोर्स नहीं लगेगा तो उधर से कोई डायरेक्शन नहीं देगा, मतलब वेलोसिटी को बढ़ने के लिए सर उसका जीरो से, तो इसमें भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो नहीं लगना चाहिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सो इसको ऐसे समझते हैं। तो चेतन का आंसर, चेतन ने सूडो फोर्स वगैरह कंसेप्ट के बारे में बात की, जो आगे का कंसेप्ट है उसके बारे में मैं, अगर आपको नहीं पता ही है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एज्यूम करके उसके हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये सरफेस है, ठीक है, इस पर ब्लॉक बस रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा बस है, ठीक है, और रखा बस है तो इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आपने बोला था कि भाई इसमें क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये बस रखा हुआ है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन वगैरह की बात करना है या उसके उस तरीके से, खैर अर्थ का एग्जाम्पल भी ठीक नहीं है, बट अर्थ का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ रुका हुआ है कि कहीं चल रहा है, कहीं जा रहा है, जा रहा है।
अर्थ चल रहा है, अर्थ घूम रहा है, रोटेशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, वगैरह वगैरह, हालांकि उससे फ़र्क पड़ता है, बट लेट्स से अर्थ कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में, चलो स्पेसशिप ले जाते हैं ना, स्पेसशिप बना देते हैं यहाँ पे। स्पेसशिप जो है ये इस स्पेस में बस ड्रिफ्ट हो रहा है किसी स्पीड से, और साथ साथ ये ब्लॉक जो उसके ऊपर रखा हुआ है ये भी बस यूं ही ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ ग्रेविटी वगैरह मान लो, कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिससे कि ये दोनों अट्रैक्टेड है, तो नॉर्मल फोर्स है दोनों के बीच में, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। और दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? तो आप कह रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स तो तब लगता जब एक ब्लॉक जो है वो स्पेसशिप से आगे निकलना चाह रहा होता या उससे पीछे खसकना चाह रहा होता। रिलेटिव मोशन अगर होना होता तब जाके फ्रिक्शन फोर्स लगता। यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो रिलेटिव मोशन क्यों लगेगा? ठीक, सॉरी, तो रिलेटिव मोशन तो है नहीं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। वैसे ही केस यहाँ पे भी है, ये भी आराम से स्पीड v से जा रहा है, ये भी आराम से स्पीड v से जा रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। थोड़ा सा इसको चलो मिटा दिया जाए। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है गाड़ी, ठीक है। तो दिशा ने देखा गाड़ी जो है स्लो चल रही थी, तो दिशा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू किया, एक्सेलरेटर, फुल एक्सेलरेटर दाग दिया। तो अब क्या होगा, बक्सा क्या पीछे फेंकाएगा कि नहीं फेंकाएगा? फ्रिक्शन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है ना, ठीक है। गाड़ी अगर स्पीड से चल भी रही है और गाड़ी में आप बक्सा रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी स्पीड वेरी नहीं हो रही, कोई गड्ढा नहीं आ रहा, तो बक्सा रखा रहता है। तो आप बोलते हो चलो संभाल के चलना पड़ेगा, ऐसा आपको फीलिंग आती है, बट बक्सा रखा रहता है। बट अगर आप स्पीड बढ़ाओगे गाड़ी की अचानक से, तो जो बक्सा है वो पीछे फेंका जाता है, ठीक है। तो वो सूडो फोर्स वगैरह का कंसेप्ट है जो चेतन बता रहा है। एसेंशियली क्या होता है, एसेंशियली ये होता है कि इसकी स्पीड जो थी वो स्पीड थी, मान लो शुरू की बात करते हैं, स्टार्ट करते समय इसकी स्पीड थी 0, और इसकी स्पीड जो है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, तो गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड हो गई बढ़ के 1। अब दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, अब क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? दो केस देख लिया हमने, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या, और किस डायरेक्शन में लगेगा? अभी भी तो सेम केस है ना पहले जैसा। ओके, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा घिच पिच मैंने कर दिया शायद, थोड़ा डिफरेंट है केस। कैसे डिफरेंट है कि अब गाड़ी जो है एक्सेलरेट कर रही है, अब तुमने फुल एक्सेलरेटर लगा दिया है, ठीक है, एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया और उसके ऊपर, पैर के ऊपर ईंट भी रख दिया है, ठीक है। बाद में वो मूव वगैरह लगा लेना, ठीक हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ए से तुमने अचानक से जो गाड़ी है जो रुकी हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर ये बक्सा रखा हुआ था, उसमें अचानक से एक्सेलरेशन पे तुमने पैर दे दिया है, ठीक है। तो गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे भागना चाहती है। उस प्रोसेस में यूजुअल ऑब्जर्वेशन तुम्हारा ये है कि ये जो बक्सा है ये पीछे जाके नीचे गिर जाता है, अगर ठीक से इसको होल्ड ना किया हो, अच्छे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ सिचुएशन ना हो, तो वो पीछे फेंका सकता है, ठीक है। ये बात तुम समझते हो बाय कॉमन सेंस। अब वही चीज़ कही गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप बोलोगे कि भाई जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ, जब शुरू में स्पीड जो थी, इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। इसकी स्पीड कितनी थी शुरू में इसकी स्पीड भी 0 थी। आपने एक्सेलरेटर पे पैर दे दिया, तो इसकी स्पीड जो है 0 से बढ़ने लगेगी, ठीक है। ये 1 सेकेंड में 1 हो गई, फिर 2 हो गई, एंड सो ऑन, इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। अब अगर मान लो ये सरफेस सुपर स्मूथ है, तो क्या होगा? पीछे गिर जाएगा। तो बक्सा पीछे गिर जाएगा। बक्सा साथ में चले, इसके लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन। या फिर आप बोलोगे गाड़ी आगे इसलिए चल पा रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, जिसके कारण ये चक्का इसमें जो है
आराम से आगे जा पा रहा है। अगर इसको आप यहाँ पे ऑयल गिरा होता रास्ते में तो ये आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो रास्ता होता है ये काफ़ी रफ़ होता है। आप देखे होगे जो कैरम बोर्ड होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और जो रोड्स होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, वो रफ़ बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें टायर्स को स्लाइड होना होता है, ठीक है, टायर्स को उसमें घूमना होता है, तो टायर टच करते हुए आगे निकलता है। खैर वो ये सब बातें रोटेशनल मोशन में हम लोग आगे करेंगे। बट ड्यू टू इट्स मशीनरी, इसमें जो पेट्रोल रॉकेट वगैरह लगा हुआ है, इसके कारण ये ट्रक आगे बढ़ रहा है। ब्लॉक आगे बढ़े इसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ट्रक आगे निकल जाता। ब्लॉक पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला कोई है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर फोर्स अगर आएगा तो वो कहाँ से आएगा? तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? अगर होगा तो वो राइट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा रफ नहीं हुआ, ये थोड़ा स्मूथ रह गया, तो फ्रिक्शन काफ़ी नहीं रह जाएगा और ये बक्सा स्लाइड होकर नीचे गिर सकता है। ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्शन वगैरह के बारे में बातें हो गई। फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू को आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है। ऐसी कुछ बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है, ओके। और इसी में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया होगा मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो अलग अलग टाइप की चीज़ होती है। कौन किसके घर कोई कुछ बेचने आया क्या बैकग्राउंड में? सर, यस सर। चने बेच रहा है कोई कि क्या बेच रहा है? जो भी बेचने दो। ओके, ठीक है। सो फ्रिक्शन ये फोर्स है। हाँ, सो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोगों ने बात की, बात नहीं की है, बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि भाई कोई भारी भरकम सामान है, ज़मीन पे रखा हुआ है, उस पर थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे तो वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते जाते हो, एक टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ना शुरू होता है, आगे स्लाइड होना शुरू होता है, ठीक है। तो जब आप इस पर बहुत कम फोर्स लगा रहे हो तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स जो है लगभग 0.00001 लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उस समय क्या होगी? नहीं होगा सर, मतलब इसी के बराबर होगी, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। 0.001 बोल देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन बाहर से फोर्स आपने लगाया 0.001, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो भी 0.001 आएगा, ठीक है। आप बाहर से फोर्स लगाते हो 0.05, तो बाहर से जो फोर्स आएगा वो भी 0.05 आएगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, एक लिमिट तक ही इक्वल रह पाएंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी फोर्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपका फोर्स जो है इस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ब्लॉक है या जो भी सामान है वो स्लाइड होने लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जब तक रुके हुए सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो जो फोर्स लगता है हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकती है, ठीक है। तो हम उसको बोल देते हैं म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल पे वो भी डिपेंड करेगा, बहुत भारी सामान रहेगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स के बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी, हल्का सामान रहेगा तो कम फोर्स से ही चीज़ें स्लाइड होने लग जाएंगी, ठीक है। और उस प्रोसेस में आप देखोगे जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक ये तभी तक लगेगा जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम बोल रहे हैं जो वेरिएबल है, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये दोनों 0 है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद जब आप फोर्स वगैरह लगा रहे हो या बॉडी पहले से अगर स्लाइड कर रही है तो फिर क्या होता है, तो उसमें ड्यू टू रिलेटिव मोशन पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में आप देखोगे तो ये वेरिएबल वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होकर किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है, और ये जो वैल्यू है ये एक फिक्स्ड वैल्यू होने वाली है हमेशा। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 5 होगी तो भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी।
अगर ये थोड़ी देर बाद स्लो डाउन होकर 3 हो जाता है तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सेम ही होगा, ठीक है। जब तक रुकने वाला सिचुएशन नहीं आता तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स इसी वैल्यू पे अटका रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भाई जो चीज़ें होती हैं इसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया, इसको जस्ट स्लाइड होना शुरू हो गया, फिर आपको वो थोड़ा हल्का लगने लगता है स्लाइड करना, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मैक्सिमम फोर्स है स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम लगने वाला है, ये फोर्स ये अक्सर ग्रेटर होता है रियल लाइफ में स्लाइड करते समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ब्रेकर वाला मैं एग्जांपल यूजुअली यूज़ करता हूँ कि जो ब्लॉक है ये स्मूथ तो होता नहीं, ये रफ होता है, तो इसको ये हाँ रुतांशी एंट्री मांग रही है लेकिन शायद आप डिनाई कर दिए। ओके, मैंने डिनाई कर दिया क्या? ओके, उसको अलाउ कैसे करते हैं फिर? बस बोलते हो वापस रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ हाँ ओके ठीक है, हाँ हो गया ओके। हाँ सॉरी रितांशी, मैंने डिनाई कर दिया था क्या आपको? सर पता नहीं, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ओके ठीक है ओके। सो और ज़मीन भी जो होती है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। तो ये आपस में जब रुके हुए हैं तो आपस में एकदम सेटल्ड होते हैं, लॉक्ड टाइप के होते हैं, तो शुरू में ठीक ठाक फोर्स लगाना पड़ता है इनको स्टार्ट करने के लिए, और एक बार ये लॉकिंग थोड़ी खुल जाती है उसके बाद फिर ये आराम से तो नहीं स्लाइड होने लगता है। और यूजुअली देखा जाता है कि म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होता है, और एक ग्राफ बनाते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जैसा जैसा लगा, ओके उसको भी मैं बना देता हूँ। ये सब काम हम लोगों ने लास्ट ईयर किया होगा। सो ये ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वर्सेस जो पीछे की ओर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसका ग्राफ बना देते हैं। तो इसका जो ग्राफ है ये कैसा बनता है कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स आप बढ़ाते जाते हैं उसके इक्वल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डेवलप होता जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री वाला आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट ये जो चीज़ है ये एक लिमिट तक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू एस उस तक, और फिर ये अचानक से रिड्यूस हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है जब चीज़ चलने लगती है, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो लेवल है ये म्यू के का है, और ये जो हाईएस्ट लेवल है ये म्यू एस एन, मतलब म्यू के एन म्यू एस एन इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो लेवल है म्यू के एन के बराबर होता है, ये जो लेवल है ये म्यू एस एन के बराबर फोर्स होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग कर रखे हैं, थ्योरी वगैरह हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा करवा लेते हैं। तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, किस स्पीड से जा रहा था? स्पीड v इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा था ये, ठीक है। ज़मीन और ब्लॉक का जो पेयर है उसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो था वो था 0.5, ठीक है। अब बताओ कितने देर में रुकेगा, कितने दूर पे रुकेगा अपनी ओरिजिनल जगह से, यहाँ से ये ब्लॉक, ठीक है। सॉल्व करो।
जी की वैल्यू 10 लेके चलो, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है, मेरे ख्याल से आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सब ने सॉल्व कर लिया? ओके, किसी को डाउट हो, कोई हिस्सा समझ में ना आया हो, एक सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है तो बोल सकते हैं। ओके, सो मैं अपने तरफ से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा। तो भाई इस डायरेक्शन में किसी स्पीड से ब्लॉक जा रहा था
और ज़मीन में फ्रिक्शन है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा इसको रोकने के लिए। और जब तक ये रुक जाएगा उस समय इसके रुकने में कितना टाइम लगा और उस प्रोसेस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा गया है। ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे भाई फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन के बराबर, नॉर्मल फोर्स की ज़रूरत है। नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, मास एम जी के बराबर होगा, एम जी यानी कि 10 जी यानी कि 100। ठीक है, 100 न्यूटन्स हो गया एन। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, म्यू के वैल्यू बोला था 0.5, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया 50 न्यूटन्स। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर है 50 न्यूटन। ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं, तो नेट जो सॉरी मेरा कॉल आया है, आप लोगों में से कोई और एक्सप्लेन कर सकता है इसको। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सर। हाँ ओके, सो हाँ ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में फ्रिक्शन फोर्स निकाला और फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ किया, तो समझ में आता है कि अकेला फोर्स है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया, थर्ड स्टेप में एक्सेलरेशन मिल गया। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया उसके बाद फोर्सेस वगैरह को भूल जाओ, फिर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, और हमको क्या पता लगाना है कि कितने देर में वो रुक जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने बोला 10 के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है इसलिए उसको -5 कर दो। और ये सब यूज़ करते हुए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाया तो t मिल गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया तो आपको d मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे d लिख रखा है वो s है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों आंसर मिल गए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, अब ठीक वाले क्वेश्चन करते हैं। ये तो चलो चना मुर्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक वाले क्वेश्चन करते हैं। तो कैपिटल M स्मॉल m, इस तरीके से दो मासेस रखे हुए हैं। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लो अपना जो बिना फ्रिक्शन के करते थे कि फ्रिक्शन अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस सिस्टम का, ये चीज़ निकालना आपको आता होगा। और आप लोग खुद से ट्राई करो और एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एज्यूम कर लो और बताओ। साथ साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। कैपिटल M, नीचे जो फोर्स है ऊपर फोर्स है टेंशन फोर्स T। ठीक है, दूसरा ब्लॉक बना देते हैं। स्मॉल m, ठीक है, नॉर्मल वगैरह होगा यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर mg का कंपोनेंट कर ले, mg cos अल्फ़ा। अच्छा ये एंगल अल्फ़ा है, mg साइन अल्फ़ा। ठीक है, और एक फोर्स मिसिंग है, ये फॉलेट फोर्स, टेंशन फोर्स T। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे और इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास इसका सॉरी एक्सेलरेशन दोनों का, इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर a, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a। ठीक है, इसका इक्वेशन सिंपल बनेगा तो लिख देते हैं t माइनस कैपिटल mg इक्वल्स टू कैपिटल ma। इससे क्या मिलता है हमको, इससे मिलता है t इक्वल्स टू
कैपिटल एम जी प्लस ए। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग वेज वाले डायरेक्शन का बनाते हैं इक्वेशन। तो बनेगा हमारे पास स्मॉल एम है यहाँ पे, स्मॉल एम जी साइन अल्फ़ा माइनस टी इक्वल्स टू स्मॉल एम ए। टी की वैल्यू यहाँ से चिपका देते हैं, यहाँ से चिपका देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम जी साइन अल्फ़ा माइनस कैपिटल एम जी इक्वल्स टू, इसका जो एम ए था उसको इधर भेज देते हैं, तो एम प्लस एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे एम जी साइन अल्फ़ा माइनस कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ओके। सो बाकी स्टूडेंट्स चेक करके बता देंगे इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो बता देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट सबका हो गया, अगर नहीं हुआ है तो कंटिन्यू करेंगे, बता देंगे किस किस का नहीं हुआ है, बताएंगे। ओके, सो सबका हो गया ना, आई होप। मतलब क्योंकि अगर ये चीज़ें आप छोड़ते चलेंगे, क्योंकि सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो कुछ छूट ना जाए, सारा कुछ समझ में आते चले एटलीस्ट। भले आप मे बी नेक्स्ट टाइम आप देख कर ऐसा कुछ कर पाए, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ आता है, बट समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है जो भी अभी तक हुआ है। यस सर। ओके, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को नहीं समझ आ रहा है, डाउट है, तो वो क्लियर करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको, मतलब किसी को ना आया तो बता देंगे। 3 2 1 0। ओके, सबको समझ में आ गया, मैं ऐसा मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, बाकी ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जिस स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ उसी स्पीड से आप काम कर पाओगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स इस प्रोसेस में नहीं करोगे, वो सब होगा आपसे, वो विथ प्रैक्टिस आता है। बाकी समझ में आ रहा है एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्या चाइनीज़ में कुछ लिख दिया है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी में। अब हमने कहा था पिछले पार्ट में कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा हमने कह दिया, फ्रिक्शन की बात यहाँ पे नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली समझ में आता है कि m की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हुई तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, स्मॉल ब्लॉक जो है वो ऊपर खिसक जाएगा, बिगर ब्लॉक जो है वो नीचे चला जाएगा। और अगर कैपिटल M की वैल्यू बहुत कम हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ
और कैपिटल एम की वैल्यू बहुत कम है, तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर जाएगा। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो लगेगा, बट वो इनफ नहीं होगा इस ब्लॉक को रोकने के लिए। ये दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने वैसा सिचुएशन लिया है, मैंने कहा है कि म्यू की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है पर है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा वाला कंडीशन भी मेरे को पता है कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, बट म्यू की वैल्यू मैंने बहुत कम ली है, ठीक है। ओके, सो इस प्रोसेस में आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट में कि ऐसा सारा कुछ है, और फॉर म्यू की वैल्यू म्यू के बराबर है, ठीक है। इसको मैं म्यू ठीक से लिख देता हूँ, मेरा कैपिटल एम और म्यू एक ना दिखे आपको। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एम फॉर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। तो आपको ये बात कहा जा रहा है, चलो एम को एक बाल्टी टाइप का मान लेते हैं, कैपिटल एम को, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, तो ये जो है ये असल में एक बाल्टी है, और इसमें आप पानी भरते जाते हो, पानी भरते जाते हो। जब इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, ये नीचे स्लाइड करने लगता है, ठीक है। तो इसको स्लाइड करने आपको नहीं देना है। तो इसमें पानी भरते जाओगे, एक पॉइंट के बाद इसमें वेट इनफ हो जाएगा कि ये स्लाइड नीचे की ओर ना हो पाए, ठीक है। फिर आप पानी भरते जाओगे, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये बहुत भारी हो जाएगा और ये नीचे स्लाइड करने लगेगा, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो यही बोला गया है, आपसे कहा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम एम बताओ जिसमें एक्सेलरेशन जो है नॉन ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो लिमिटिंग केस बताना है आपको कि मिनिमम कितना इसमें मास हो कि ये स्लाइड जस्ट स्लाइड करना ना शुरू हो, और मैक्सिमम, हाँ मतलब समझ गए आप, दो लिमिट्स आपको बतानी है। ओके, सो दो लिमिट्स बतानी है, तो एक केस तो चलो ऐसा होगा, इसको आप लोग अपने से ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ साथ साथ सॉल्व। मैं चलो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये है जिसमें m की वैल्यू जस्ट इतनी है, कैपिटल M की वैल्यू, कि अगर कैपिटल M की वैल्यू थोड़ी और कम होती तो क्या होता, तो फ्रिक्शन होने के बावजूद, फ्रिक्शन फोर्स म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू होने के बावजूद ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड करने लगता, ठीक है। तो जस्ट इतना इसमें मास है कि इसका जो स्लाइडिंग है वो ख़त्म हो गया है, जस्ट इतना इसमें मास है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। जस्ट इतना मास है इसमें कि एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो हो गया, और थोड़ा सा भी मास कम होता तो इसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो जाता, ठीक है, फ्रिक्शन होने के बावजूद। तो क्या इस लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। समझ में, पहले सिनेरियो समझ में आया कि नहीं, और सिनेरियो समझ में किसी को डाउट है तो बोल देंगे। मतलब एज्यूमिंग आप लोग जाग रहे हैं, ठीक है। सो ओके, सो सिनेरियो अगर समझ में आ गया है तो क्या इस प्रोसेस में फ्रिक्शन फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ऊपर के डायरेक्शन में होगा सर, ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। स्मॉल एम मतलब स्मॉल एम, अच्छा ये एक्स जो एरो है इसके अपोजिट, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। और कोई आंसर है किसी के पास? ओके, आप दोनों को छोड़ के कोई तीसरा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये ऊपर की डायरेक्शन में क्यों होगा। सही आंसर है ऊपर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और क्यों होगा इसके बारे में कोई और एक्सप्लेन करेंगे आप दोनों के अलावा? ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा? हरीश, आपका नेटवर्क ठीक है एक्सप्लेन करने लायक? ओके, हरीश को बोलने दिए। हाँ हरीश।
हाँ हरीश। हाँ सर, तो हम लोगों का जो हम जो सर एक ये था कि जो एक्सेलरेशन है, तो मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। जो हम लोग का जो जो स्मॉल एम है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं, मैं पूछना अगर वो। ठीक है तो ओके। सर अगर वो मतलब एक्सेलरेट होता तो हमारा जो फ्रिक्शन वो ऊपर की ओर था, मतलब वो नॉन जीरो है, यानी कि हमारा फ्रिक्शन अगर नॉन जीरो तो हमारा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाता है। हाँ ओके। हाँ तो चलो ठीक है, हरीश को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, ये एक्सेलरेशन 0.00001 भी होता तो भी जो फ्रिक्शन फोर्स होता वो ऊपर की ओर होता। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन को इस 0.001 वैल्यू से जस्ट थोड़ा सा रिड्यूस करके ज़ीरो कर दिया है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है अचानक से क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि ये नीचे की ओर आने की कोशिश तो कर ही रहा है, ये नीचे आना चाहता ही है। तो उसको रोकने के लिए, इसका जो नीचे की ओर आने की कोशिश है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो रहेगा ही। ठीक है, और अगर हाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन अगर था तो वही यही क्वेश्चन था कि जस्ट वो वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे हमने जस्ट इतना वेट डाला है कि ये रुक जाए, नीचे ये जाना चाहता है बट एक्सेलरेशन जो है 0.001 होता, थोड़ा सा एक बूंद पानी और डाल दिया तो ये जो एक्सेलरेशन है ये ज़ीरो कर दिया, एकदम ज़ीरो। ठीक है, और स्लाइड नहीं हो रहा है, हमने रोक रखा है इसको। ठीक है, तो इस प्रोसेस में फ्रिक्शन फोर्स जो है ऊपर की ओर होगा। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको, राइट? ओके। सर इसमें जो डिटेक्टर जब ना एकदम कम है ना, जब 000 है सर, हाँ तो उस केस में इसको काउंटर करने के लिए तो टेंशन भी तो है सर, मतलब फ्रिक्शन इसमें लगेगा एकदम, कैसे बोल सकते हैं? हाँ टेंशन भी है। हाँ सो जैसे मानते हैं कि भाई चलो हमने इसमें m का वेट बहुत कम है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये स्लाइड कर जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी नहीं होगा, वो लग रहा है और ये जो टेंशन है वो भी लग रहा है बट वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक काइनेटिक दोनों की बात कर लेते हो तो या तो लेस देन या इक्वल टू हो सकता है म्यू एन, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके नीचे ही होगा। या एफ मैक्स की बात करते हैं इस केस में, वो कितना हो जाएगा? एफ मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स की फ्रिक्शन फोर्स की म्यू एन के बराबर होगी। और एन यहाँ पे क्या चीज़ है, थोड़ी देर पहले इस केस में निकाले थे वेज वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स, तो वो कितना था? तो आपने कहा था एम जी कॉस अल्फ़ा, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एम है, अगर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नाकाफ़ी होगी इसको रोक पाने के लिए, अनलेस म्यू बहुत ज़्यादा हो, जो कि मैंने क्वेश्चन में एक कंडीशन डाल रखा है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। उस कंडीशन के तहत ये स्लाइड हो सकता है। एनीवेज, तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा एम क्या है, ये एक्सेलरेशन जो ज़ीरो नहीं था, जो समथिंग था, समथिंग सिग्निफिकेंट था, ठीक है, उसको हमको ज़ीरो करना है। तो हम उसमें पानी भरते गए। ठीक है, पानी भरते गए, पानी भरते गए, तो एक्सेलरेशन कम करते करते हमने, क्योंकि यहाँ वेट बढ़ता गया, एक्सेलरेशन कम होता गया, 0.00001 तक ले गए, पर एक्सेलरेशन अभी भी है। तो आपने बोला कि यहाँ तक तो मेरे को समझ में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एक बूंद और पानी मैं इसमें डाल देता हूँ, टेंशन पूरे प्रोसेस में है पर एक बूंद पानी मैंने और डाल दिया तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अभी भी ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, अभी भी अगर सरफेस अचानक से स्मूथ हो जाए तो ब्लॉक नीचे फिसल जाएगा। ठीक है, बट एक बूंद पानी और डालने से ये टेंशन इतना हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ मिलके ये रोक पा रहा है सिस्टम को, एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कैपिटल एम की क्या वैल्यू होगी, ये सारा सब कुछ सेटिस्फाई करने के लिए बता सकते हैं, बहुत इजीली बताएंगे। इस अब बताने का है ही क्या गया, आप बोलोगे भाई अब एफबीडी बनाते हैं तो ये ब्लॉक एम है, इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कैपिटल एम जी, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, और एक्सेलरेशन कितना है इस ब्लॉक का?
ज़ीरो है, क्योंकि हमने वो केस ले रखा है, ज़ीरो कर रखा है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अब इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनाना, ये बना हुआ है सारा कुछ। तो आपने बोला t इक्वल्स टू कैपिटल mg हो गया। दूसरे ब्लॉक का बना देते हैं। दूसरा ब्लॉक है ये हमारे पास m, इसमें खाली टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है कंपोनेंट, खाली कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये कंपोनेंट हो गया mg साइन अल्फ़ा, डायरेक्ट काम कर लेते हैं, ठीक है। पीछे की ओर जो रियल फोर्स लग रहा है टेंशन के कारण, वो टेंशन फोर्स T लग रहा है, जो कि कैपिटल mg के बराबर है। और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है नहीं, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो आप बोलोगे और अच्छा सॉरी, एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कह रखा है कि लिमिटिंग केस में ये मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा म्यू mg कॉस अल्फ़ा। सारा कुछ रख के इक्वेशन बना देते हैं। फाइंड क्या करना था हमको फाइंड करना था कैपिटल m की वैल्यू, ठीक है। तो हम बोलेंगे इक्वेशन बनाते समय कैपिटल mg प्लस स्मॉल f, जो कि म्यू स्मॉल mg कॉस अल्फ़ा के बराबर है, ये बराबर होगा mg साइन अल्फ़ा के, ठीक है। और उससे कैपिटल m आ जाएगा, जो भी g वगैरह कट गया, ये आ गया m साइन अल्फ़ा माइनस म्यू m कॉस अल्फ़ा, ये कैपिटल m आ गया, ठीक है। ये सिचुएशन है। एक्सेलरेशन हमने ज़ीरो कर दी और वेलोसिटी भी ज़ीरो है इस पॉइंट पे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर पानी इसमें एक बूंद और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ब्लॉक ऊपर की ओर, छोटा है बोलो, ऊपर की ओर है। छोटा ब्लॉक जो है ऊपर की ओर, एक बूंद ही पानी डालने से ये ऊपर की ओर आने लगेगा, कि लगभग थोड़ा ठीक ठाक पानी डालेंगे तभी ऊपर जाएगा? थोड़ा ठीक ठाक डालेंगे, थोड़ा ठीक ठाक डालने पे आ जाएगा, एक बूंद डालने पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा एक बूंद डालने पे? फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन को ओवरकम, फ्रिक्शन तो अच्छा ऊपर जाने की बात हो रही है ना। हाँ, तो वो जब ऊपर जाना चाहता है तो उसको उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा। ओके, उससे भी पहले मैं बोलता हूँ कि ये जो सिचुएशन है अभी वाली, लिमिटिंग सिचुएशन है, इसमें फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है? तो आप बोलोगे अभी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम पे है, चरम पे है एकदम, ठीक है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। और क्या आपको पता है? आपको पता है ये टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स मिल के इसको रोक रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि जो टेंशन है प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये मिल के mg साइन अल्फ़ा के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन mg के बराबर है, आप क्या कह रहे हो? कैपिटल M की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे पानी और भरते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप t को इंक्रीज कर रहे हो। तो आपने t को इंक्रीज किया तो क्या होगा? ये जो वैल्यू पहले से क्या था? पहले से t प्लस एफ जो था mg साइन अल्फ़ा था। अब t को इंक्रीज करने से t प्लस एफ तो बढ़ गया, तो क्या ब्लॉक ऊपर स्लाइड होने लगेगा? तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो इस ब्लॉक को रोकने के लिए क्योंकि चलो ऐसे बताता हूँ मैं, ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था, ठीक है। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ने कोशिश की, वो काफ़ी नहीं था, ठीक है, इसको रोकने के लिए। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे रस्सी लगा के इसमें पानी भरना शुरू किया। पानी भरते गए, जो एक्सेलरेशन था वो किसी वैल्यू से कम होता गया और ज़ीरो हो गया। तो ये दोनों मिल के, टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स जो है मिल के इसको रोक पाए, ठीक है। बट अभी भी ये नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब हम टेंशन को अगर और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स तो इसको रोकने के लिए ही डेवलप हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा चाहिए। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, F इक्वल्स टू mg साइन अल्फ़ा माइनस टी, ठीक है। ये जो केस है, इस केस में t ऐसा है कि f जस्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच पा रहा है,
अब अगर मैं टी को और इंक्रीज़ करूँगा, यानी कि इसमें और पानी डालता हूँ, तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई अब मेरे को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम अकेले रोक लो। ठीक है, इसमें अगर पानी डालते जाते हैं, पानी भरता जाता है, तो टेंशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फ्रिक्शन बोलेगा अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू होने की क्या ज़रूरत है, अब मैं कम हो सकता हूँ, तो फ्रिक्शन साथ साथ कम होता जाएगा, फ्रिक्शन कम होता जाएगा, ये एक्सेलरेशन अभी भी 0 रहेगा। ठीक है, अब टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता तो क्या होता, तो ब्लॉक ऊपर स्लाइड होता। ठीक है, तो वो नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई चलो इसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि अगर ये कैपिटल M है ठीक है, सॉरी कैपिटल M। ठीक है, आपने बोला अगर कैपिटल M की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। इस प्रोसेस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियली क्या हो रहा है, एसेंशियली फ्रिक्शन फोर्स शुरू में इस डायरेक्शन में था, अपनी मैक्सिमम वैल्यू में था। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया जब टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों मिलके इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड होने से रोक पाए। ठीक है, फिर आपने कहा टेंशन को मैं और बढ़ाता हूँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बोली कि भाई अब मेरे को मैक्सिमम होने की ज़रूरत नहीं, अब मैं क्योंकि अब मोशन तो हो नहीं रहा है, तो अब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हूँ, अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और मैं मैक्सिमम से कम वैल्यू हो सकता हूँ। तो फ्रिक्शन प्लस टी दोनों मिलके इसको बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप पानी इसमें बढ़ाते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि टेंशन कहेगा कि अब तो मैं इस ब्लॉक को ऊपर खींचूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, हमारी डील क्या हुई है, हमारी तो ये डील हुई है कि हम इस ब्लॉक को रोकेंगे। ठीक है, रोकना है, तुम इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर डेवलप होने लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर डेवलप होने लगेगा, आप पानी भरते जाओगे, टेंशन बढ़ता जाएगा, उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स इधर आता जाएगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक आ सकता है, उसके बाद इधर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितनी वैल्यू तक आ सकता है, तो जो एफ मैक्स है उसी वैल्यू तक आ सकता है। यहाँ पे टेंशन अब चेंज हो चुका है। ठीक है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है जस्ट 0 है। अब आपको एक्सेलरेशन जस्ट 0 हो उसके लिए m की क्या वैल्यू है, नई वैल्यू, क्योंकि पानी भर के आपने m की वैल्यू बढ़ा दी है, तो जो न्यू वैल्यू है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्रिक्शन अंतर क्या है पिछले केस में, इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया है और m की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। सेम काम करते हैं। ठीक है, तो t अभी क्या है, t अभी भी कैपिटल mg के बराबर है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी के बराबर है और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू म्यू mg कॉस अल्फ़ा के बराबर है। ठीक, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की ओर फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की ओर mg साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट और टेंशन फोर्स। ठीक, तीनों मिलके एक्सेलरेशन जस्ट नहीं दे पा रहे हैं, एक्सेलरेशन जस्ट 0 है। आप बोलोगे t इक्वल्स टू f जो कि म्यू mg कॉस अल्फ़ा है प्लस mg साइन अल्फ़ा इसके बराबर है, यानी कि जो कैपिटल M है g हटा दो सब में, तो म्यू m कॉस अल्फ़ा प्लस mg साइन अल्फ़ा इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। तो पिछला भी एक आंसर था हमारे पास और अभी एक आंसर आया हुआ है। ये वैल्यू पिछले वैल्यू से ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा भारी होगा तब ब्लॉक ऊपर जाएगा।
तो उसको लिख देते हैं म्यू एम कॉस अल्फ़ा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे था एम जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू एम कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये m का रेंज है। इस रेंज में क्या होगा, चलो इसको सॉल्व कर लो आप लोग। इसमें कोई डाउट है इस पार्ट में? क्वेश्चन समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो बता देंगे। ठीक है, हाँ E और F में F डिक्रीज हो रहा था, वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ, F डिक्रीज हो रहा था, वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। चलो लिमिटिंग केस है, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया कि t की वैल्यू क्योंकि बहुत बढ़ गई है तो f उसके अपोजिट एक्ट करेगा रोकने के लिए, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो लिमिटिंग केस होगा। उसके हिसाब से हमारे पास m की ये वैल्यू आएगी। ये समझ में आ गया, राइट? ओके, ठीक है। अब वो जो f की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, बीच वाली वैल्यूज़, वो समझना बाकी है, वो ठीक से समझ लेंगे। फ़िलहाल f की वैल्यू के बारे में बात करना है। f कहाँ से कहाँ तक गया है इसमें? तो f पिछले बार क्वेश्चन में ऊपर की ओर था f मैक्स के बराबर, अभी वाले पार्ट में नीचे की ओर है f मैक्स के बराबर, और बीच में मेरा क्लेम था कि ये f मैक्स से रिड्यूस होते होते ज़ीरो होगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में f मैक्स बनेगा। ये चीज़ समझना बाकी है। ठीक है, बाकी पार्ट अगर और किसी को अभी समझ में ना आया हो तो मैं बता सकता हूँ। इस पार्ट को मैं बढ़िया से डील करूँगा अभी। तो बाकी और अभी तक जो हुआ है उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर मतलब जैसे क्वेश्चन था ना कि m का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए a नॉट इक्वल टू 0 है सर? ये जस्ट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अच्छा, जस्ट नॉट इक्वल। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी पार्ट सबको समझ में आ गया, ये पार्ट समझना बाकी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, ये वाला जो हिस्सा है ये समझ में आ गया, ये वाला हिस्सा है ये समझ में आ गया, राइट? ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो m की स्मॉल वैल्यू है ये वैल्यू है 5, और ये जो ग्रेटर वैल्यू है ये वैल्यू है 15। ठीक है, तो हमने 5 kg वाटर इसमें फिल किया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये जो स्लाइडिंग थी ये ज़ीरो हो गई, जस्ट ज़ीरो हुई। ठीक है, और फिर हम इसमें पानी भरते जा रहे हैं। ठीक है, भरते जा रहे 15 के बाद इतना हैवी हो जाता है कि ब्लॉक ऊपर स्लाइड होने लगता है। 5 से कम इतना हल्का हो जाता है कि ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगता है। तो 5 से 15 के बीच में क्या होगा, 8 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, 12 में क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये हमारे सामने कंसिडर करने की बात है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है, चलो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 के सिचुएशन में क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था वो ऊपर की ओर लग रहा था और इधर से एक टेंशन भी लग रहा था। ठीक है, दोनों मिलके क्या कर रहे थे, दोनों मिलके बैलेंस कर रहे थे एम जी साइन अल्फ़ा को। ठीक है, ओके, t इक्वल्स टू एम जी है, यानी कि 5g के बराबर होगा लिमिटिंग केस में। तो एक सिचुएशन था जिसमें t इक्वल्स टू पहले 5g था, तब फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कहा f मैक्स के बराबर होगी। ठीक है, अब जैसे ही हम इस वेट को बढ़ाने लगते हैं तो 5g से हमने कर दिया इसको 6g, थोड़ा पानी उसमें ऐड कर दिया, तो क्या होगा, तो ये टेंशन बढ़ गया, ये ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहता है। ठीक है, ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए, अच्छा एम जी साइन अल्फ़ा ये कितना है, ओके, ये भी हम लोग को बताना पड़ेगा एम जी साइन अल्फ़ा। अच्छा, इसको एक केस लेना पड़ेगा यानी कि ना, उसको समझने के लिए। ओके, नहीं खैर उससे हो जाएगा। ओके, सो एम जी साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो थी
मान लेते हैं वो कितनी हो जाएगी, 5 चलेगा, ओके 5 नहीं चलेगा, 5G, ओके। तो ये 3 ओके, ये था आपके पास, मान लेते हैं 8G के बराबर mg साइन अल्फा, ठीक है। और टेंशन 5G और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 3G, ये दोनों मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर रहे थे शुरू में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये पानी जो है लिमिटिंग केस वाला 5G था, हमने पानी थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू जो है वो 6G हो गई। क्या 6G अकेले काफ़ी है इस फोर्स को काउंटर करने के लिए? तो आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6G का फोर्स लग रहा है और नीचे जो है 8G का फोर्स है इसके वेट के कारण। तो बोलोगे कि भाई ये अकेला तो काफ़ी नहीं है, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड हो जाएगा? नहीं, ऊपर स्लाइड होने के लिए क्या ज़रूरी है कि फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट में हो। तो फ्रिक्शन तो अभी जो है मतलब, तो फ्रिक्शन तो रोकने का ही काम करेगा। फ्रिक्शन बोलेगा ये ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड होना चाहता है, इधर 8G इधर 6G, बचा कितना 2G। 2G फोर्स एक्स्ट्रा है, इधर ब्लॉक नीचे स्लाइड होना चाहता है, पर फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ब्लॉक नीचे स्लाइड हो। और फ्रिक्शन की कैपेसिटी क्या है, वो मैक्सिमम 3G का फोर्स दे सकता है, ठीक है। तो वो बोलेगा बट ये 2G के फोर्स से स्लाइड होना चाह रहा है, तो मैं अगर 2G फोर्स ऊपर की ओर दे दूँ तो ये रुक जाएगा, ठीक है। ब्लॉक अभी भी नीचे स्लाइड होना चाह रहा है, बट उतनी तेज़ी से उतनी फोर्स से स्लाइड नहीं होना चाह रहा। तो फ्रिक्शन फोर्स के पास सफिशेंट अभी है, मतलब जैसे मैं आपको कहूँगा ये केस हो गया ब्लॉक M, ठीक है। F मैक्स जो है इस केस में वो मान लेते हैं 50 न्यूटन है, ठीक है। आप यहाँ से लगा रहे हो, यहाँ से मतलब इधर से ले लेते हैं, तो यहाँ से रस्सी की मदद से आप टेंशन दे रहे हो इसको 30 न्यूटन्स का, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स आप बोलोगे पीछे की ओर डेवलप होगा, ठीक है। कितना डेवलप होगा? 30 न्यूटन्स, क्योंकि उतने की ही ज़रूरत है। चलो एक और रस्सी ले आते हैं, एक रस्सी से आप पीछे खींच रहे हो, वो ये वाला T हो गया, इसको मैं कह देता हूँ T2 30 न्यूटन, जो कि इसकी तरह एक्ट कर रहा है mg साइन अल्फा की तरह। और यहाँ पे T1 है, ये आपके पास है 5 न्यूटन, ठीक है। तो क्या 5 न्यूटन इस T2 को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा उस केस में? 25। हालांकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है, बट क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है इसीलिए 25 के बराबर फोर्स दे सकता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं हिस्सा, कि इसको थोड़ा कचरे को हटाऊँ मैं? समझ आ रहा है, ओके ठीक है। सो एसेंशियली सरफेस के अलावा जितने टोटल फोर्सेस है, बाकी जो भी फोर्सेस हैं, उनका जो नेट सम देखोगे आप, तो इस केस में 6G 8G को हटा के इस डायरेक्शन में नेट बन रहा है 2G। और सरफेस जो है वो रोकना चाहता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3G की है, म्यू mg cos थीटा जैसा भी होगा 3G के बराबर है। तो वो इस 2G को काउंटर कर सकता है, और उसको काउंटर करने के लिए कितना फोर्स लगाना है? 2G के बराबर ही फोर्स लगाना है, तो वो उतना ही लगाएगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे सिर्फ लिमिटिंग केस 5G के बराबर पानी भर रखा था, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे था अपने। जैसे ही पानी और फिल करते गए तो ये जो वैल्यू है ये कम होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जिस पे ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स ये ज़ीरो हो जाएगी। फिर और पानी डालेंगे तो अब वो टेंशन को अपोज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करना शुरू कर देगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद स्लाइड होने लग जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो m की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कुछ हमने ऐसे जनरल एक्सप्रेशन में निकाल लिया है। और देखोगे m की वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू, कौन सी वैल्यू? m की वैल्यू जब mg साइन अल्फा के बराबर होगी इस क्वेश्चन में, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? चलो ये क्वेश्चन है आपके पास कि इसी क्वेश्चन में m की वैल्यू ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, कोई बीच की वैल्यू है। क्या वैल्यू है वो? mg साइन अल्फा के बराबर है, ठीक है। तब सॉरी m साइन अल्फा के बराबर, mg नहीं,
m साइन अल्फा के बराबर है, ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू, तब जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ओरल को आंसर है 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि उतने से मतलब रेंज फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रिक्शन मतलब 0 है उसमें। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो नॉन ज़ीरो है पूरे प्रोसेस में, बीच में एक जगह आता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट जहाँ पे वो ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे अगर जो बैलेंस है वो 2G होगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम तो 3G है, बट वो प्रोवाइड 2G ही करेगा इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो वो 3G से रिड्यूस होते होते 2G 1G वगैरह वगैरह कम होते होते 0 वगैरह हो सकता है। तो इस केस में 0 होगा ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आंसर सही है आपका। तो देखो, जैसे इसी केस में आप देखते हो, आपने कह दिया टेंशन क्या होता है, टेंशन तो कैपिटल mg के बराबर है, और कैपिटल M को मैंने कह दिया स्मॉल m साइन थीटा, तो टेंशन अपने आप में mg स्मॉल mg साइन अल्फा के बराबर हो गया, ठीक है। ब्लॉक की बात करोगे, ब्लॉक को इधर खींचा जा रहा है स्मॉल mg साइन अल्फा से, और टेंशन की वैल्यू स्मॉल mg साइन अल्फा के बराबर है। दोनों फोर्सेस अपने आप बैलेंस हो गए, फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन फोर्स इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया बताएंगे, वो क्लियर किया जाएगा। सर हाँ, वो जो इक्वेशन हम लोग टी दोनों को इक्वल करके किए हैं ना सर, इक्वेशन कौन सा, मैं नंबर कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, हाँ सर उसमें टी mg कर जाएगा ना सर, थर्ड वाले में t इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। हाँ, t इक्वल्स टू यहाँ से एम जी रखोगे तो g कट जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो m इक्वल्स टू ये पूरी चीज़, अच्छा यहाँ ओह अच्छा हाँ सॉरी सही बोल रहे हो, यहाँ पे मैंने g लिख दिया है, ओके, और यहाँ पे भी मैंने g लिख दिया है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप। हाँ, ये सिली मिस्टेक्स मेरे से हो जाती हैं तो वो बता दिया करेंगे, ठीक है, ओके। और इसके अलावा मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा है, और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ लैप्स भी हो गया, क्योंकि एक बार में ये ऑफ हो भी जाता है कई बार। हाँ, पूछेंगे, क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था अभी कुछ? ओके, हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो भी कुछ ऐसा ही है, इससे थोड़ा सिंपल है क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो सीधा मतलब सरफेसेस जो है वो इंक्लाइंड नहीं है, तो वो इंक्लाइंड नहीं होता तो आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, हालांकि क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m, ये दो ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, ब्लू से बना दूँ क्या? चलो ठीक है, जैसा भी है, ओके। हाँ, और यहाँ पे कैपिटल M, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग हम नहीं मानेंगे, सेम मान के चल रहे हैं। और आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट, कैपिटल M की मिनिमम वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन जस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, ये फाइंड करना है। ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये पॉन्डरिंग वाला पार्ट रहेगा। पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, बना दो, मैं ही बना देता हूँ सिंपली। तो आप बोलोगे कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कैपिटल M,
इसमें फोर्स कौन कौन सा होगा, नीचे की ओर कैपिटल mg, ऊपर की ओर जो है फोर्स टेंशन T1, ठीक है। और बाकी दोनों ब्लॉक की बात करते हैं, स्मॉल m, अच्छा एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0, तो जस्ट इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जस्ट इस डायरेक्शन मान लेते हैं इक्वल्स टू 0, और उसके लिए भी ऐसे ही मान लेंगे, ठीक है। और इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में T1, और क्योंकि इधर स्लाइड होने को कोशिश कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लिमिटिंग केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही है, ओह सॉरी, यहाँ पे एक और टेंशन भी है T2, और ये टेंशन T2, और फ्रिक्शन फोर्स F मैक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन जस्ट 0, ओके, ठीक है। ये फिनोमेना समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा लिमिटिंग केस में। लिमिटिंग केस में सारे फ्रिक्शन जो है जस्ट स्लाइडिंग मान लो, सारे फ्रिक्शंस जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, ओके। और फिर ऐसा मानते हुए हमने कहा कि एक्सेलरेशन सारे 0 है, T1 जो है mg के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। सेकंड इक्वेशन T1 माइनस T1 इक्वल्स टू T2 प्लस F मैक्स, F मैक्स कितना है यहाँ पे, तो म्यू mg के बराबर प्लस म्यू स्मॉल mg, ये दोनों स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ठीक है। और T2 इक्वल्स टू म्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स F मैक्स इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है। इन सब को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल M की वैल्यू आपको निकालनी है सच दैट यहाँ पे ये वाला सिचुएशन रहे। तो T1 T2 को एलिमिनेट करना है, तो T2 को म्यू mg रख दो, T1 को mg रख दो, तो M क्या आ गया, सॉल्व करने से कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पे, T2 को म्यू mg रख दिया, T1 को mg रख दिया, तो M आ गया आपके पास 2 म्यू m, इसके बराबर आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा किसी को ना समझ में आया हो तो बता देंगे। मैंने बहुत क्विक काम किया है, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इतना ज़्यादा क्विक काम करेंगे, हालांकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये काम करेंगे। ओके अच्छा, जो जाग रहे हैं वो बोलेंगे हाजिर हूँ, बोलो। चलो सभी जाग रहे हैं ओके ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है क्लास, मतलब ऑनलाइन मोड क्लास में समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। और अगर हाजिर हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैंने पूछा किसको नहीं समझ में आया तो सबको समझ में आ गया है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अगर m की वैल्यू इतनी हो गई तब तो ये स्लाइड करने लगेगा। m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू इससे कम हुई तो वो स्लाइड नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है, ठीक है। ओके, सो कैपिटल M की वैल्यू इतनी नहीं है। कैपिटल M की वैल्यू मान लेते हैं, कितनी मान ले, कैपिटल M की वैल्यू, ओके, कैपिटल M की वैल्यू जो है ये लेस देन है म्यू m के। 2 म्यू m आंसर आया है हमारे पास, ठीक है।
तो ये कैपिटल एम म्यू एम से भी कम है, मतलब ठीक ठाक कम कर दिया है, जस्ट इससे कम नहीं है, ठीक ठाक कम है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा इस केस में, लिमिटिंग से कम केस है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है आप बताओ t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू, ठीक है। अपने से ट्राई करो, उसमें से एक का ओरल आंसर आएगा, वैसे दोनों का मैं दे सकता हूँ बट आप एक का दे सकते हो। T1 तो MG रहेगा फिर। t1 mg रहेगा, मतलब हाँ वही होना चाहिए था। t1 mg के बराबर रहेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, t1 कैपिटल mg के बराबर रहेगा जितना भी हो वो, ठीक है। t2 कितना होगा, और अच्छा हाँ एक उसके साथ साथ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं कि भाई जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो जो F1 है और जो F2 है वो कितना होगा, ये चारों चीज़ें समझनी है। अब तो एक्सेलरेशन वाला खेल है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, अब खाली टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा उसकी बात हो रही है। और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दोनों ही केस में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू एम जी के बराबर, तो या तो ये म्यू एम जी होगा या उससे कम होगा, इस टाइप के कुछ होना है, ठीक है। तो और कैपिटल एम के टर्म्स में आप बता पाएंगे। चलो तो आपने जैसे बोल दिया, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इस रस्सी से, ये फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल एम जी, ठीक है। तो इधर से जो खींचा या फिर इधर से जो खींचा जाना है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैपिटल एम जी ही हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एम जी है, क्या ये इस पूरे सिस्टम को चला पा रहा है इस केस में? ये पुराना मैं मिटा देता हूँ, खाली रिजल्ट रख लेता हूँ। तो ये सबको हटा दिया जाए। नहीं चला पाएगा सर उसमें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, वैसे आप सही बोल रहे हो आंसर, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने यहाँ पे कैपिटल एम जो है, जो टेंशन के बराबर T1 के बराबर होगा, T1 इक्वल्स टू कैपिटल एम जी है, जो कि लेस देन है म्यू स्मॉल एम जी के, एक सिंगल म्यू स्मॉल एम जी से भी कम है, बहुत छोटी वैल्यू है, चलो बहुत छोटी वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। एम की कैपिटल एम की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत हल्का फुल्का आपने एक दो बूंद पानी उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, चलो T1 की वैल्यू जो है वो तो एम जी के बराबर होगी, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए अब F1 F2 और T2, ये तीनों की बात पूछनी है अपने को, ये तीनों कितना कितना होगा। तो चलो सबसे पहले, हाँ तो चलो भाई आप बोलोगे कि ये जो T1 है, ये जो mg है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यही इसको खींचना चाह रहा है पर खींचने में नाकाम है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो है, उस कंडीशन के तो बहुत नीचे है हमारा वेट, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो यहाँ से जो फोर्स आ रहा है mg के बराबर फोर्स इस डायरेक्शन से, ठीक है। इस फोर्स को बैलेंस करना है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन है, कौन मिलके बैलेंस करेगा इस फोर्स को? फ्रिक्शन और टेंशन। चलो दो आंसर है यहाँ पे, एक तो फ्रिक्शन एंड टेंशन या फिर ओनली फ्रिक्शन। चला नहीं पा रहे तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा सर। हाँ एक अच्छी बात आपने कही है, बट फिर भी टेंशन का इसमें क्या रोल होगा? जैसे टेंशन की बात करो,
टेंशन की बात करोगे, ये टेंशन इसमें इधर लग रहा है, इसमें इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब वो इन दोनों को साथ रखने के लिए काम आने वाला है। बट इसको अपोज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो है वो तो फ्रिक्शन फोर्स ही है, यहाँ से कोई खींच नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, तो ओनली फ्रिक्शन जो है वो इस mg को बैलेंस करने वाला। अच्छा ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि भाई चलो ये तो समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है F1 प्लस F2 ये जो है mg के बराबर होगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स ये जो सारी वैल्यूज़ है ये म्यू mg से कम है, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उन सब से ये वैल्यूज़ कम है। ठीक है, सो ओके, उससे ज़्यादा हो सकती है क्या? उससे ज़्यादा हो सकती है। t की वैल्यू म्यू mg से कम, म्यू स्मॉल mg से कम है। हाँ ठीक है, सो दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ पॉसिबल है उससे कम वैल्यू राइट साइड में है। इसका मतलब F1 जो है वो ऑटोमेटिकली लेस देन म्यू mg है, और F2 भी जो है वो भी जो है लेस देन म्यू mg है। ठीक है, अब ये जो mg फोर्स है ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? क्या F1 और F2 जो है ये दोनों मिल के बराबर फोर्स देंगे mg/2 के बराबर? क्या ऐसा होगा? या फिर F2 जो है F1 का डबल होगा, तो F1 के बारे में आप बोलोगे mg/3 है, F2 जो है 2 mg/3 है, ऐसा कुछ होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? मतलब पहले जो बाहर से जो वेट है ये बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ चेतन क्या बोल रहे थे आप? सर पहले तो मतलब जैसे बहुत कम है ना, तो F2 तो पूरा जीरो ही हो जाएगा सर, क्योंकि उसको फिर रिलेटिव मोशन में लाने के लिए F1 को मतलब हाँ कम होना पड़ेगा सर। हाँ, तो मैं इसी चीज़ पे पॉइंट करना चाह रहा था। ठीक है, तो चेतन का कहना है कि F2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और जो F1 पूरा का पूरा mg के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चेतन का आर्ग्यूमेंट है कि F2 ज़ीरो होगा और F1 जो है वो पूरा का पूरा mg के बराबर होगा। चेतन के अलावा कोई और अटेम्प्ट करे कि इस सही आंसर को एक्सप्लेन करने का। ओके रुतांशी। यस सर। हाँ, सो क्या आप, चेतन ने क्लेम किया है कि अगर ये जो वेट है बहुत कम है तो F2 ज़ीरो हो जाएगा और F1 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ये आंसर मैं कह रहा हूँ सही है। इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आप एक बार कंसेप्चुअली सोच सकते हैं। सर ट्राई कर रही हूँ बट समझ नहीं आ रहा ओके है। ठीक है, कोई और? रौनक। यस सर। हाँ, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? यस सर, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पहले खुद अच्छे से कर लूँ फिर समझाऊंगी। ओके चलो मैं समझाता हूँ। सिचुएशन क्या है, ज़मीन है, ठीक है, उसमें दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं इक्वल मासेस के। ठीक है, कोई किसी को नहीं खींच रहा, हमने बीच में एक स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है, दोनों को स्ट्रिंग लगा दी और दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? कोई कहीं से नहीं खींच रहा तो ज़ीरो होगा। ढीला, ऐसे स्ट्रिंग बनाया भी मैंने, ढीला ढाला है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन शुरू में तो नहीं है। ठीक है, टेंशन कैसे आती है? तो आप इधर से खींचने की कोशिश करते हैं तब ये स्ट्रिंग भी खिंच जाता है जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव होता है तो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से खींचना शुरू किया। ठीक है, फोर्स लगाना शुरू किया वाया टेंशन, वाया दिस ब्लॉक। ठीक है, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन भी है और अगर आप बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, आप मान लो भाई 0.1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी मान लो ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगा, वो भी खुद 0.1 फोर्स लगा लेगा, ब्लॉक अपनी जगह पे ही रहेगा, ब्लॉक स्लाइड होने की कोशिश भी नहीं कर रहा जब तक आप फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को पार नहीं कर जाते, ठीक है। तो जब तक टेंशन अब बहुत कम फोर्स लगा रहे हो तब तक उसको अकेला फ्रिक्शन फोर्स पहले ब्लॉक के नीचे वाला ही संभाल लेगा, और जो सेकंड टेंशन है वो ज़ीरो ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से उसको खींचा जा रहा है, ये फ्रिक्शन अकेले संभाल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सबको? ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया, मतलब ठीक है, फिर अब समझ में आ गया। इसका मतलब आप कहोगे वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक का वेट बहुत कम है तो फिर ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, बट अकेला F1 जो है वो इसको संभाल ले रहा है, अकेला F1 संभाल ले रहा है, और F2 को यहाँ पे तो कोई खिंचाव आ ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई टेंशन है ही नहीं, इस ब्लॉक को कोई खींच ही नहीं रहा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काहे को आएगा, तो F2 ज़ीरो हो जाएगा और F1 की वैल्यू पूरी की पूरी mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये तब तक वैलिड है जब तक ये m की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू छोटी है, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जैसे मैं पूछूं F1 जो है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू F1 की, म्यू एम जी, ठीक है, म्यू एम जी F1 की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। आप T1 को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि M को आप बढ़ाते जा रहे हैं, म्यू एम जी से अभी तक कम रखा था आपने, ठीक है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगा रखी है, क्योंकि मेरे को पता था कि म्यू एम जी से अगर ज़्यादा हो गया फोर्स तो क्या हो जाएगा, तो F2 भी वर्क करने लगे, यानी कि F1 की वैल्यू जो है वो म्यू एम जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब T की वैल्यू जो mg है वो मैंने कर दिया ग्रेटर देन म्यू एम जी बट लेस देन 2 म्यू एम जी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में F1 की वैल्यू जो मैक्सिमम पहुंच सकती थी वो पहुंच गई म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। और बाकी जो भी बचेगा, F1 की वैल्यू ये हो गई, F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अब आप m की वैल्यू बताओ और उसमें से म्यू एम जी हम घटा देंगे, बचेगा F2। तो अब जैसे जैसे मैं इसमें पानी भरता जाऊंगा F1 की वैल्यू तो रीच कर गई मैक्सिमम के बराबर, F2 की वैल्यू जैसे जैसे m बढ़ाते जाता हूँ F2 की वैल्यू बढ़ने लगेगी और दोनों मिलके इसको रोकने की कोशिश करने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पानी भरता जाऊँगा तब तक जब तक m की वैल्यू इसके बराबर जो हमने थोड़ा देर पहले निकाली थी ना हो जाए, और उसके बाद F1 F2 दोनों मिलके भी नहीं रोक पाएंगे, उसके बाद स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि F1 F2 किस तरीके से बिहेव करने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे मैं m इंक्रीज करते जाऊंगा, तो जब तक मैं कैपिटल M की वैल्यू 0 से म्यू mg तक रखा हूँ, तब तक क्या होगा, तब तक F1 इंक्रीज होगा, F2 ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे ही म्यू एम जी पहुँच जाता हूँ F1 मैक्स पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर m की वैल्यू म्यू एम जी से 2 म्यू एम जी, यहाँ तक में क्या होगा कि F1 ऑलरेडी F मैक्स पे है और F2 जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही m की वैल्यू 2 म्यू m से बढ़ी हो जाती है, वैसे ही F1 और F2 जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो जाएंगे, ठीक है। और 2 म्यू m से थोड़ा भी m को इंक्रीज़ किया जाता है,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों फ्रिक्शन अपनी पूरा दम लगा चुके हैं। अब अगर तुम और वेट बढ़ा देते हो तो ये लोग नहीं रोक पाएंगे, फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो आसानी से। क्या एक्सेलरेशन होगा, अगर कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन 2μm, अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये चीज़ निकाल सकते हो आप, ये चीज़ निकालोगे। चलो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बचा कुछ नहीं है, हालांकि सारा कुछ हो ही गया है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल के जो केसेस हैं वो हम लोग उनसे डील कर चुके हैं। तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करूँ मैं यूट्यूब में, यूट्यूब में मैं डाल देता हूँ अनलिस्टेड, आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा, वो फिर वो पब्लिक नहीं खैर उसको रिप्लेस कर दूँगा ना, वो जो 5th लेक्चर है उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। सो यूट्यूब में भी मैं डाल दूँगा। इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, आप भूल जाओगे सारा कुछ, ठीक है। और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको आ जाए तो फिर आप संभाल लोगे को ये फ्रिक्शन वाले जो भी केसेस हैं उनको, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। फाइव 4 3 2 1 0 ओके, ठीक है। सो मैं मान के चल रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा कुछ यूट्यूब में डाल दिया जाए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आप लोगों की नेक्स्ट, अच्छा आज डाउट क्लास आज नहीं ले पाओगे, ओके आज नहीं लेते डाउट क्लास। कल 2 लेक्चर आप लोग कवर कीजिए, 2 लेक्चर का एक साथ जो है डाउट क्लास हम लोग कल कर लेते हैं। तो इसके बाद 6th और 7th जो है प्लेलिस्ट में उसको आप लोग करिए, ठीक है। ओके ओके ठीक है। सो कॉल मैं रख रहा हूँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा थोड़ी देर बाद आपको। हाँ सर कल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी? कल की क्लास की टाइमिंग कल वही शाम को डाउट क्लास ले लेंगे हम लोग, वेव्स एंड ऑसिलेशंस का मैं आपको बता दूंगा। मॉर्निंग में सर? मॉर्निंग में मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास रहेगी, तो मॉर्निंग में मैं नहीं ले पाऊँगा। नहीं फर्स्ट ईयर की क्लास तो मैंने, ओके फर्स्ट ईयर की मैं ले सकता हूँ, नहीं फर्स्ट ईयर की नहीं है मेरी क्लास, ओके मॉर्निंग में। 5th सेम भी मैं नहीं लेता, 7th तो मैं, ओके 7th का मैं प्रेजेंटेशन लूँ, नहीं वो शिफ्ट हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो, मॉर्निंग में डाउट क्लास हो जाए इसकी? नहीं सर मैं तो ऐसी नॉर्मली पूछ रही थी सर। नहीं मॉर्निंग में क्लासेस क्लैश हो जाती है ना, तो फिर इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं मैं मॉर्निंग में तो खैर मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप लोगों की डाउट क्लास लेनी है क्योंकि, और वेव्स एंड ऑसिलेशंस में सेकंड हाफ में ही प्रेफर करता हूँ। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन आप मान के चलो मेरे जो एलोकेटेड स्लॉट्स है, हमारे जो फिज़िक्स वालों के एलोकेटेड स्लॉट्स है उसी में से किसी में मैं वेव्स एंड ऑसिलेशन की क्लास लेने वाला हूँ, ये आप मान के चलो। और मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली नहीं लूँगा मैं वो सेकेंड हाफ में ही लूँगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वैसा आप मान के चलिए। और बाकी ये वाली जो क्लास है डाउट क्लास, ये इवनिंग में ही अपना बसता है, मेरे को ऐसा लगता है। और सर लैब क्लासेस कैसे होंगी, लैब का कैसे? हाँ लैब का, चलो लैब का ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, बाकी ब्रीफिंग्स आपको मैं देते रहता हूँ।